बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में पीडीएम के जलसे के पेश नजर एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ तैयारी की जा रही है, दूसरी तरफ कार्रवाइयां तेज हो रही हैं। पीडीएम कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका। जलसे मुंतजमीन भी धरे जा रहे हैं। 11 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम एक तरफ लाहौर जलसे की भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। मुख्तलिफ रहनुमा लाहौर और करीबी शहरों में राबता मुहिम चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मुस्तकबिल के लाए हमल के लिए मुसलसल मुशावरत का अमल भी जारी है। तर्जुमान पीडीएम मियां इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा और ये तमाम जो प्रोग्राम हम तरतीब दे रहे हैं तो ये इसी शेड्यूल के दौरान होगा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते से कबल तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों से राबिता रखें और इस तहरीक का हिस्सा बनाने के लिए उनसे राबिता रखें, क्योंकि इन लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं। गुज़श्ता रोज पीडीएम की जानिब से इस्तीफों का ऐलान किया गया था। बताया गया कि तमाम अरकान अपनी अपनी क़यादत को 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा करवा देंगे, जिसके बाद मुख्तलिफ असम्बलियों की अरकान की जानिब से इस्तीफे भिजवाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका। लेकिन ये इस्तीफे स्पीकर तक कब पहुंचाए जाएंगे, इस मुतालिक कुछ भी वाज़ेह तौर पर अभी तक नहीं बताया गया। आज भी जब मौलाना साहब बिलावल और मरीम नवाज के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आए तो तासुर यही मिला कि इस्तीफों से मुतालिक कभी फैसला हो नहीं सका है। सहाफ़ियों ने तुंदो तेज सवालात भी किए, देखिए थाने जाना। साहब ने बुलाया है, साहब बोलो पहुंचाऊंगा मैं। इस्तीफे कब दिए जाएंगे नहीं बताया गया, लेकिन मौलाना साहब ने वाज़ेह किया कि इस्तीफों का जिक्र जरूर होता रहेगा। एक रास्ता रोका, दूसरा अपनाएंगे, दूसरे में रुकावट डाली तो तीसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। मौलाना को हुकूमत को वार्निंग देते रहे। जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या आप तीनों तो असम्बली के रुकन नहीं है, तो क्या इस्तीफों से मुतालिक बिलावल को मनाने में ताख़ीर हो रही है, तो मरीम नवाज ने सवाल जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ मोड़ दिया। आपकी तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस्तीफों का मुतालबा बड़े जोर से है, लेकिन बिलावल साहब मेंबर कौमी असम्बली आप तीनों नहीं है, तो क्या उनको मनाने में कोई ताख़ीर हो रही है उसको इस्तीफों के हवाले से? क्योंकि आप तीनों तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बिलावल साहब अकेले ही हैं। बिलावल, आप इसका जवाब खुद देंगे? हम सब निकले हैं इमरान खान इस सिलेक्टिव हुकूमत और उनके सहूलतकारों को घर भेजने के लिए, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम शरीफ साहब और सारे जो हमारे 11 जमातें हैं, हम सब एक। मार्च में होने वाले सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी सवाल किया गया, तो मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मौजूदा असम्बलियों के जरिए सेनेट के अगले मरहले के इलेक्शन जो हैं वो जाली होंगे। इन असम्बलियों में जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इन असम्बलियों के जरिए से अगर सेनेट के अगले मरहले के लिए इलेक्शन होते हैं तो जाहिर है कि वो एक जाली किस्म के इलेक्शन होंगे। तो उसके इलेक्टरल कॉलेज को तोड़ना ये एक जमहूरी अमल और आईनी अमल का हिस्सा हम तस्वुर करेंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी इस वक्त पीडीएम की तमाम तर तवानाइयां लाहौर जलसे को कामयाब बनाने पर मरकूज हैं, तो हुकूमत की जानिब से FIRs काटने और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज एक मरतबा फिर से अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि अपोजिशन मुल्क पर तनकीद करती थी कि मोदी ने लॉकडाउन किया, पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा। अफसोस, लॉकडाउन के लिए तनकीद करने वाली अपोजिशन आज जलसे कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन से बातचीत के हवाले से भी बात की, तो कहा कि नेशनल डायलॉग से कभी पीछे नहीं हटे। कौमी मसाइल पर बात करने की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। हुकूमत को घर भेजने के लिए तहरीक अदम एतमाद की सूरत में आईनी तरीका मौजूद है, लेकिन सबको याद होगा कि यही इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो असम्बलियों को जाली करार देते थे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के स्टेज से असम्बली पर लान तान की जाती थी उस वक्त, लेकिन अब जब वज़ीर-ए-आज़म है तो उन्हें भी आखिर इस चीज का एहसास हो ही गया कि कौमी मसाइल पर बात करने की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब होने क्या जा रहा है, दबाव किस पर बढ़ेगा, हिकमत अमली किसकी ज्यादा बेहतर है, और क्या ये तासुर ठीक है कि पीडीएम में इस्तीफों के मामले पर कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफ अभी भी मौजूद है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि सारी रस्साकशी में अवाम आखिर कहां खड़ी होगी। हमारे साथ इसी पर तज्जिए के लिए मौजूद है इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्जियाकार है साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे तो बात मुलाकात के हवाले से यकीनन होगी। कल आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, आपने बारहा बताया कि वहां पर क्या बातें
ہوئی. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا وہ جو باتیں ہوئیں اور جو آپ نے بتائیں وہ سیاسی سٹیٹمنٹس تھیں یا پھر اگر باڈی لینگویج کے حوالے سے بات کی جائے کتنے پرعزم آپ کو خان صاحب نظر آئے اور جو انہوں نے کہا وہ اس پر قائم جو ہے وہ رہیں گے؟ دیکھیے یہ بڑا مشکل کہنا ہے کہ یہ ابھی صورتحال بدل رہی ہے سیاست کی. آپ 2-4 دن بعد اور بدلے ہوئے دیکھیں گے, 2-4 دن بعد اور بدلے ہوئے دیکھیں گے. 13 دسمبر کے بعد جلسہ ہوگا, جلسے کا کیا موڈ ہوگا, اس کے بعد تقریریں کیا ہوں گی, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد یہ کیا 25 جنوری تک یہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آ جائیں گے, کیا یہ استعفے دے دیں گے, کیا عمران خان صاحب اس وقت کیا یہ بیک ڈور جو ایک چینل چل رہا ہے کیا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ بڑی چیزیں ہیں. جو کل تک عمران خان صاحب تھے وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور ایگریشن نہیں تھا لیکن بڑے کانفیڈنٹ تھے اور بڑے انہوں نے سمپل سی باتیں کی کہ ان کے پیچھے کچھ ملک ہیں, یہ آج میں نیب ختم کر دوں تو ان کی موومنٹ ختم ہو جائے گی, ان سے جب بھی بات ہوتی ہے یہ لے دے کے وہی کرپشن کیسز پہ آ جاتے ہیں اور ان کا وہی ہے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ, اور ان کا عوام کے لیے کوئی درد نہیں ہے. ان کو کرونا کا انہوں نے کہا کہ اگر درد ہوتا تو یہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیتے. لیکن بات وہی جو آپ نے انٹرو دیا کہ کل تک یہ عمران خان صاحب لاک ڈاؤن کر رہے تھے, سڑکوں پہ سیولین نافرمانی کر رہے تھے, پرویز خٹک صاحب ادھر سے جلوس لے کے آ رہے تھے, دھرنا 126 دن کا, لانگ مارچ, استعفیٰ دے کے گھر چلے جاؤ وزیر اعظم نواز شریف, اب تمہارا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, اور یہ اسمبلی جعلی ہے, اس پارلیمنٹ پر لعنت. طاہر القادری اور عمران خان صاحب اکٹھے تھے اور آج بالکل وہی اسی طرح یہ جو سارے اسمبلی کے اندر تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جوائنٹ سیشن چل رہا ہوتا تھا, خواجہ آصف صاحب کا میں کل بیان آج یا کل سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے خدا کی قسم یہ نظام نہیں چلنے دیں گے. یہی خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں کہہ رہے تھے خدا کے لیے نظام چلنے دو, نظام کے خلاف سڑکوں پر آ کر نظام کو گرانا بغاوت ہے. مطلب کہ کل خواجہ آصف سچے تھے یا آج, یا کل بغاوت تھی یا آج. اسی طرح مولانا صاحب آج جو ہیں سڑکوں پر ہیں, مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, اور مولانا صاحب کل کہہ رہے تھے سڑکوں پر آ کر حکومت گرانے والوں پر غداری کے مقدمے قائم ہونے چاہیے. تو آج کیا مولانا صاحب افورڈ کریں گے یا پسند کریں گے کہ ان پر غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے؟ اچھا, پھر نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہوتے تھے, 7 مرتبہ انہوں نے 126 دن کے دھرنوں میں یہ فرمایا 7 دفعہ کہ کتنے دکھ کی بات ہے کسی جمہوری حکومت کو مدت ہی پوری نہیں کرنے دی جا رہی. آج وہ مفرور, اشتہاری, مجرم, سزا یافتہ, علاج کے لیے باہر گئے, ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرا دو, حکومت کو گھر بھجوا دو. اور مریم نواز یہ کل ان کا ٹویٹ یعنی دھرنوں کے دوران جب تحریک انصاف نے استعفے دیے تو کہہ رہی تھی کیا بے بسی, استعفے لینے والے استعفے دے رہے ہیں. تو آج میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کیا بے بسی ہے کہ استعفے لینے والے استعفے دینے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن, اگر ہم نے ریزائن دیے کہ یہ اس کے بعد حکومت نے الیکشن کروانے کی کوشش کی تو ہم الیکشن ہی نہیں ہونے دیں گے. وہ کل یہی رانا صاحب کہہ رہے ہوتے تھے تحریک انصاف استعفے دے, ہم الیکشن کروا دیں گے. اور جمہوریت کے فیصلے سڑکوں پر نہیں ہوتے. یہ پھر میں دوہرا رہا ہوں, جمہوریت کے فیصلے سڑکوں پر نہیں ہوتے. یہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور JUI کا مشترکہ اعلامیہ تھا, مشترکہ پارلیمنٹ کے بعد, اور آج یہ تینوں کا مشترکہ اعلامیہ ہے کہ جمہوریت کے فیصلے سڑکوں پر ہوں گے. تو منافقت ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, 2 نمبری ہے, اور یہ ان کا کوئی منطق نہیں, کوئی اصول نہیں, کوئی اخلاقیات نہیں. لگے ہوئے ہیں, لگے رہیں گے. اور اس عوام کو بھی ساتھ سلام جن کے گھر میں بھوک ننگ ناچ رہی اور یہ ادھر ناچ رہی. لگے رہنے کی جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ یہ کچھ کارگر ثابت ہوگی؟ اب استعفوں کی اگر بات کی تو استعفے جو ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے سربراہ کو جو ہے وہ جمع کرائے جائیں گے, پھر استعفے جو ہیں وہ اسپیکر کے پاس دیے جاتے تو ذرا کچھ چیزیں کلیئر بھی ہوتی. تو یہ جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کیا سوچ کر بنائی جا رہی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ استعفے دے دیں گے یہ ایونچولی؟ دیکھیے اس وقت تک جب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہتی.
सिंध नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि वो सिंध छोड़ दे तो सिंध में वो रात शब बेरात जैसी खुशियों वाली होगी और ईद वाला दिन होगा जिस दिन ये सिंध से छोड़ेंगे सिंधियों के लिए, वो नहीं छोड़ना चाहती। मुस्लिम लीग नून के कोई 45% लोग जो हैं वो एग्री नहीं करते कि हमें निज़ाम छोड़ के चले जाना चाहिए। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की इस पे बड़ी हार्ड टॉक हो चुकी है। शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि हम रिजाइन करके जाएं और इस निज़ाम से निकलें। मौलाना साहब, नवाज शरीफ और मरियम नवाज तीनों का सिस्टम में कुछ नहीं है, तीनों खुद का शमलावर बन सकते हैं सिस्टम के लिए, तीनों यरगमाल बन सकते हैं और तीनों का कोई स्टेक नहीं है। तीनों का सूट ये करता है कि ये इमरान खान घर जाए और दोबारा इलेक्शन हो, वो मेजॉरिटी लेके आए, नाहलियत अहलियत में बदले और वो दोबारा इस सिस्टम का हिस्सा हो और ये सब कुछ सेनेट इलेक्शन से पहले हो जाए। तो अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक एक पेज पे ये नहीं है। और मरियम नवाज का ये बयान क्यों दिया मरियम नवाज ने कि जिन लोग जो इस्तीफे नहीं देंगे अवाम उनका घिराव करेगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दबाव है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग नहीं देना चाहते और कोई भी इनका इजलास 5 इजलास हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस्तीफों के ऊपर 5 इजलास हुए हैं, 5 इजलास में राय एक नहीं थी मुस्लिम लीग नून की। ठीक, इस्तीफों के ऊपर अब वज़ीर आज़म का जो रिएक्शन आया उसके ऊपर बात कर लेते हैं ना। भट्टी साहब इस्तीफे दे दिए तो फिर क्या होगा? खान साहब तो कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? तो क्या ये वाकई इतना आसान होगा जिस तरह से उन्होंने कह दिया? नहीं, ये भी एक सियासी बयान है, बिल्कुल आसान नहीं होगा। 5 हलकों में अभी इलेक्शन होने हैं, जो एमपीएस और एमएनएस की डेथ हुई है या तो वो तो हो नहीं पा रहे। आप किस तरह 150 पंजाब असम्बली से अगर नून सारी इस्तीफे दे देती, हालांकि तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए तो हम जिससे भी बात करते थे चंद को छोड़कर वो कहते थे यार खान साहब ने मरवा दिया। फिर उसके बाद 3-4 उन 50-55 में से भी 3-4 जो थे वो साइड पे हो गए थे। तो इस तरह, लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून पूरी इस्तीफे देती है तो 150 अपोजिशन है की सीटें हैं, 150 से ज्यादा कौमी असम्बली में, 150 से ज्यादा हैं पंजाब असम्बली में, पूरी सिंध असम्बली है, उसके बाद बलूचिस्तान असम्बली है, केपी की असम्बली है। तो ये एक तरह का पूरा इलेक्शन दोबारा करवाना, अगर जिमनी की तरफ जाते हैं, जिमनी की तरफ जा नहीं सकते क्योंकि ये अपोजिशन दोबारा करनी तो इखलाकी तौर पर जवाज नहीं रह जाएगा, यानी कि करवा कर तो क्या 1 पार्टी रूल हो जाएगा। तो मेरा अगर ये लॉन्ग मार्च, ये आप देख रहे हैं कि 13 दिसंबर को कितना बड़ा जलसा होगा। 13 दिसंबर को अगर बहुत बड़ा जलसा होता है तो फिर उसके बाद देख रहे हैं लॉन्ग मार्च लेके आएंगे। लॉन्ग मार्च में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इनका मूड सही होता है तो फिर ये सारे इस्तीफे देंगे। और अगर ये सारे इस्तीफे दे देते हैं तो ये आसान काम नहीं होगा कि उन पर इलेक्शन करवाना, बड़ा मुश्किल काम होगा। हो सकता है अगर ये सारे मरहले अपोजिशन के जिस तरह सोच रही है, जिस तरह मौलाना सोच रहे हैं, अपोजिशन नहीं मौलाना और नवाज शरीफ सोच रहे हैं, उस तरह अगर सारा कुछ हो जाता है तो फिर बात नए इलेक्शन की तरफ जाएगी। ठीक, और ये सारे हथियार कौन से हैं? बिलावल साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, वो कहते हैं कि हर हथियार जो है हम इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से हथियार हैं बिलावल साहब के पास? क्योंकि कुछ तो उन्होंने शो कर दी है ना, लॉन्ग मार्च की बात भी हो गई, इस्तीफों की बात भी हो गई, अब और कौन कौन से हथियार हैं आपके ख्याल में भट्टी साहब? नहीं, बिलावल बड़ा अक्लमंदी से खेल रहे हैं। बिलावल और शहबाज शरीफ का आपने मुकालमा सुना होगा कि उन्होंने कहा कि आप इनकलाब की लीड करें, शहबाज शरीफ ने कहा कि आप नौजवान हैं, आप लीड करें क्योंकि अब आप सेहतमंद हो चुके हैं। तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि बिलावल लीड करेंगे। बिलावल मूड देखेंगे कि क्या पोजीशन है, उसके बाद आगे चलेंगे। और अभी तक तो कोई हथियार नहीं है, मैं कह रहा हूँ अभी कोई एक पेज पे नहीं है ये लोग। हाँ, महंगाई तो है भट्टी साहब, बेरोजगारी भी है, आवाम परेशान भी हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें सपोर्ट कर सकती हैं पीडीएम को, या पीडीएम जो एक्सपेक्ट कर रही है कि लोग हमारे साथ बाहर निकलेंगे, तो ये पॉजिटिव है पीडीएम के लिए और इससे कुछ फायदा होगा उनको? 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर वजीर आजम पाकिस्तान कह रहा है कि अपोजिशन के पीछे कुछ ममालिक हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ममालिक हैं। दूसरे वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि जिन्होंने इराक, जिन्होंने लीबिया, जिन्होंने शाम, जिन्होंने अफगानिस्तान पर
को खाना जंगी में मुबतला किया, अब उनकी नजर पाकिस्तान पर है, तो ये भी बड़ा डेंजरस है। फिर दूसरी बात ये है कि जो भी लंदन जाता है वो अल्ताफ हुसैन हो, मैं नवाज शरीफ साहब मुहिब वतन आदमी है, मैं उनको कभी भी गद्दार नहीं कहता, लेकिन जो वहाँ जो उनकी मुलाकातें हैं हामिद करजई से लेकर और फिर उसके बाद की मुलाकातें हैं और फिर उसके बाद ये जिस तरह दो दोस्त ममालिक हमारे नाराज हैं, वो अगर पीडीएम के पीछे हैं तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोरोना को ना भूलें कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महंगाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारी मईशत बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गवर्नेंस परफॉर्मेंस इस हुकूमत की, और इस हुकूमत के जो एक खास करतब होता है वो ये होता है छोटी सी चीज को बहुत बड़ी बना देते हैं। एक पेशावर वाहिद जलसा था जो निस्बतन सबसे फुसफुसा गया और नाकाम हुआ। क्यों गया? क्योंकि वहां कुछ भी हुकूमत ने रुकावट नहीं डाली, आए और चले गए और बहुत थोड़ा क्राउड था। कराची चलो उनका अपना जलसा था, अपनी हुकूमत थी, लेकिन वहां भी वो कैप्टन सफदर वाला जो गिरफ्तारी ना भी डालते तो वो एक हाइप क्रिएट हो गई। गुजरांवाला में वो बगावत का मुकदमा जो हो गया वो एक हाइप क्रिएट हो गई। इसी तरह मुल्तान में 4-5 दिन वो जो लगा रहा तमाशा, वो हाइप क्रिएट हो गई। आज वो जो नए पाकिस्तान के म्यूजिशियन डीजे भट्ट को पकड़ लिया बेचारे को, शुक्र है उससे एंजेलिना जोली बरामद नहीं हुई, असला ही बरामद हुआ है, तो उसको पकड़ लेना। ये छोटी चीजें और पानी लगा देना लॉन में, ये दोबारा से लग रहा है कि हुकूमत जो है वो अपनी मुल्तान वाली गलती को दोहराने जा रही है। लाहौर वाले जलसे में एक हाइप जो है वो क्रिएट होने जा रही है, अभी 2-3 दिन रहते हैं। अच्छा, बैकडोर चैनल की आपने बात की भट्टी साहब, और फिर नेशनल डायलॉग की बात खान साहब ने की, फिर एहसन इकबाल साहब ने कल कह दिया कि जी हमसे राब्ता हुआ था। तो इस चीज का कोई इम्कान है, हो सकता है कुछ, अगर इतनी बड़ी बात खान साहब ने की है कि इसके पीछे कुछ मुमालिक हो सकते हैं, तो हम इसको एक चांस क्यों नहीं दे सकते? ये नेशनल डायलॉग वाली जो बात है, देखें वो तो इन खान साहब से और एहसन इकबाल से पहले मरियम नवाज भी कह चुकी हैं कि हम मेरे लोगों से राब्ते हुए हैं, और मरियम नवाज ने ये नहीं बताया कि वो भी राब्ते में हैं, और इसके अलावा मौलाना साहब की पार्टी भी राब्ते में है, यानी उसके अलावा बाकी सारे लोग भी राब्ते में हैं। तो बैकडोर तो है, लेकिन पता क्या मिसिंग क्या एलिमेंट है? ये हुकूमत कह लें, ये जो सारे एक हुकूमत का हर अब एक हमारी सियासत में हो गया, एक यलगार पार्टी, एक पसपाई पार्टी, ये गुड काप एक बैड काप। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिसिंग क्या है? मिसिंग है सियासी मैकेनिक, यानी गाड़ी आई है तो सियासी मैकेनिक के पास उसने कहा कि इसका इंजन खराब है, इसमें कचरा आया हुआ है, इसका प्लग खराब है, इसमें फलानी चीज खराब है, इसमें फलानी, वो लोग मिसिंग है। तहरीक इंसाफ के अगर परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी या इस जैसे वो 6 रुकनी एक कमेटी बनाई थी, वो पता नहीं किधर गायब है। अगर ये लोग शफकत महमूद और ये बैकडोर से करें तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ सेन वॉइसेस अगर बैठे और बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी करने की कोशिश करें, बातचीत करने की कोशिश करें, तो मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे तज्जिए के लिए। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ बात करनी है डीजे भट्ट की गिरफ्तारी पर, क्योंकि नून लीग से भी बड़ी आवाजें उठ रही है कि डीजे भट्ट के इतने सारे एहसानात थे आपके ऊपर और आपने डीजे भट्ट को ही गिरफ्तार कर लिया। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। मुख्तलिफ शहंशाहों और बादशाहों से कुछ ऐसी कहानियां मंसूब की जाती हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। कहा जाता है कि जब कोई शाही इमारत या शाहकार तामीर किया जाता था तो हुक्मनामा आता कि मेमारों के हाथ जो हैं वो काट दिए जाएं ताकि इसकी कोई और नकल ना बनाई जा सके। इसी से मिलते जुलते वाकयात अब भी कभी कभार जमहूरी अदवार में भी देखने को मिल ही जाते हैं। खबर की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि माजी में तहरीक इंसाफ के जलसों से शोहरत पाने वाले आसिफ भट्ट अल मारूफ डीजे भट्ट, जिनके हवाले से खबरें आ रही थीं कि वो पीडीएम लाहौर जलसे में वेंडर के तौर पर साउंड सर्विसेज फराहम करने की हामी भर चुके हैं, पंजाब पुलिस की तरफ से धर लिए गए हैं। डीजे भट्ट को मॉडल टाउन में वाक़ई इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके मुकदमा कायम किया गया है। उनकी गिरफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। थाने जाना साहब ने बुलाया, साहब को पहुंचागा मैनू जबरदस्ती तुसीं नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूं मेरे नाल ऐसा ना करो, मैं कह रहा हूं ऐसा ना करो, मेरे नाल ऐसा नहीं, मैं दसो की मसला है कि मेरी गल सुन के गोली चला रहे, इंज नहीं जा सकता, फिर जबरदस्ती नहीं जी होना कुछ भी। यार मैनू हथ पा रहे हैं, अंदर वाले
होए ने बुलाओ सर पता नहीं की रोल है। सियासी धरनों और जलसों में पार्टी नगमों से शुरका का जोश जगाने वाले आसिफ बट अल मारूफ डीजे बट को कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि इन पर काटी गई एफआईआर में गैर कानूनी असलहा रखने, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस से हाथापाई की दफात भी शामिल हैं। डीजे बट की गिरफ्तारी के मामले पर सोशल मीडिया सारिफीन हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अजमा बुखारी भी हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। जी, उनका कहना था कि हुकूमत के शर से वो लोग भी महफूज नहीं हैं अब जिनके उन पर एहसानात हैं। डीजे बट माजी में तहरीक इंसाफ के जलसे सजाते रहे हैं, अब लगता है कि इमरान खान का मुकाबला टेंट सर्विस और डीजे बट से है। माजी की तरफ नजर दौड़ाएं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जमहूरियत के इस मार्के में सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो हैं वो डीजे बट ने ही दी हैं, क्योंकि सितंबर 2014 में जब इमरान खान साहब डी चौक पर धरना दे रहे थे तो उस वक्त मुस्लिम नून की हुकूमत ने भी डीजे बट को गिरफ्तार किया था, जब वो धरने के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, जिस पर इमरान खान साहब ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि आखिर किस कानून के तहत वर्कर्स और डीजे बट को जो है वो गिरफ्तार किया गया, क्या उनका जुर्म म्यूजिक और लाइट्स फराहम करना है? यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद स्टेज से डीजे बट की बहादुरी और तारीफों के पुल बांधा करते थे। जब तहरीक इंसाफ के धरने पर शेलिंग हुई तो डीजे बट का हौसला काबिले दीद था, ऐसा इमरान खान खुद कहते रहे। क्या हौसला मैंने देखा, बल्कि इतना ज्यादा शेलिंग हो गई थी ऊपर कि यहाँ ऊपर कोई ठहर नहीं सकता था, तो डीजे बट अकेला बैठ के पुलिस के साथ मुकाबला करवा रहा था लोगों का। हमने आपको अपने साथ साउंड सिस्टम के लिए लिया था, लेकिन जो मैंने कल मुश्किल वक्त में आपकी परफॉर्मेंस देखी है, इंशाल्लाह आपको तहरीक इंसाफ के अंदर अमन इंडक्ट करें डालेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर आपको। डीजे बट को तो तहरीक इंसाफ में डालना था, मगर आज नए पाकिस्तान की रियासत मदीना में इन्हें एक मर्तबा फिर से जेल में डालना पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या लाहौर का जलसा हुकूमत के आसाब पर सवार हो चुका है? क्या हुकूमत जलसे से खौफजदा हो चुकी है? जब जलसा करने वालों को रोका नहीं जा रहा तो काम करने वालों को, सर्विसेज फराहम करने वालों को रोकना किस तरह से जो है वो मुनासिब हो सकता है? क्या नए पाकिस्तान की मिसाली पंजाब पुलिस ताकतवर तबकात को हाथ डालते हुए थोड़ा थोड़ा घबरा जाती है? क्या यही वजह है कि हुकूमत और मिसाली पुलिस का बस सिर्फ और सिर्फ कमजोर पर ही बस चलता है? क्या ये वही दो नहीं एक पाकिस्तान का जो नारा जो डीजे बट के साउंड सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान लगाया करते थे, क्या ये वो पाकिस्तान है? ज़रताज गुल साहिबा ने ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, वज़ीर मुमलकत हैं। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डीजे बट तो आपके लिए भी खिदमात सर अंजाम दिया करते थे ज़रताज साहिबा, और पहले जब गिरफ्तारी हुई तो उस पर जो है वो इतना एहतजाज किया था, खान साहब ने ट्वीट कर डाली थी, आज खुद ही गिरफ्तार कर लिए। डीजे बट साहब ने तो अभी सिर्फ हामी भरी थी, अभी जुर्म का इर्तिकाब उस तरह से तो नहीं हुआ, अभी तो उन्होंने हामी भरी थी कि वो साउंड सिस्टम देंगे, तो आप लोगों की तरफ से गिरफ्तारी हो गई। सी बात है, जलसे जुलूस पॉलिटिकल पार्टियों का एक राइट है, हर पार्टी को यह हक है कि वो रैली निकाले या जुलूस निकाले। सर्कमस्टांसेस अनयूजुअल है, दुनिया में एक वायरस या पेंडेमिक ऐसा आया हुआ है जिसकी वजह से अब देखें पहली दफ़ा पाकिस्तान में अब दोबारा से सेकेंड वेव के अंदर डबल डिजिट्स में जो है वो अमवात हुई हैं। पिछले 2 हफ्तों से कोई भी डबल डिजिट में से कम अमवात नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि सेकंड में इंतहाई खतरनाक और सीरियस है। लोग वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं, हॉस्पिटल भर चुके हैं। और दूसरी बात ये कि हेल्थ के स्ट्रेस के अलावा भी अगर आप ज्यादा ये फैलेगा तो फिर आपको दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन सख्त और या ये कि पूरे मुल्क को ठीक है ज़रताज साहब, वो तो आपकी सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन जुर्म के इर्तिकाब से पहले गिरफ्तारी कैसे हो गई? आयशा, किसी को भी थाने के अंदर एफआईआर में या क्या एफआईआर का क्या मतलब है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही है ना। अगर मेरे ऊपर एफआईआर है या आपके ऊपर है, किसी के ऊपर है, अगर हमें थाना बुलाता है तो आपने कंप्लायंस करके वहां हाजिर होना होता है, आपने उसका जवाब देना होता है, और उस जवाब के अंदर जब तक आपके ऊपर पक्का पर्चा नहीं हो जाता आपने अपने रीजन देने होते हैं कि ये वजह है। लेकिन आप किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की वीडियो बनाते हुए वायलेशन नहीं कर सकते हैं। आपको अगर थाना बुलाता है, आपके ऊपर कोई वायलेशन है, आपके ऊपर कोई एफआईआर है, इवन यहाँ तक कि आपके ऊपर अगर कोई एप्लीकेशन
एलिगेशन भी देता है तो उसमें आपको थाने में जाके हाजिरी देके जवाब तो देना होता है। ये तो किसी कानून में नहीं है कि आपके ऊपर कोई FIR हो और आपको थाना बुलाए तो आप हाजिर नहीं होंगे ना, ऐसा नहीं होता। आपने वहां पे जाना होता है, आपने उनको आंसर बताना होता है कि नहीं जो आपकी ये जो फलाने बंदे ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है या कोई ये मेरा उसका जवाब है। हाँ अलबत्ता अगर आपके ऊपर पक्की FIR हो जाए और आप जज के सामने पेश हो जाए और अगर जज आपको आपका जुडिशियल कर दे, उसका फिर अपना तरीकेकार है। लेकिन आप किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर सकते ना। Nobody is above the law। देखिए मेरे ऊपर FIR है, मुझे थाने में बुलाया गया पिछले दौरे हुकूमत में, मैं गई हूँ, मैंने पेशी भुगताई है। मेरे ऊपर FIR लाहौर में करवाई गई, मैंने जाके वो प्रॉपर जो है 4 से 6 महीने वो इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मैंने जाके उनको जवाब दिए हैं और उसके बाद भी वो FIR मेरे ऊपर पक्की हो गई और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से क्वेश कराने के लिए पूरा जुडिशियल जो भी इसका प्रोसेस है वो मैंने फॉलो किया है। तो ये नॉन कंप्लायंस के ऊपर आप कोई लड़ झगड़ तो चलिए ज़रताज साहब, आप तो बड़े लोग हैं, आप लोगों की क्या बात है, पक्की भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीफ और सीधे आदमी के लिए FIR बहुत बड़ी बात होती है। सवाल मेरा आपसे ये था कि वज़ीर आज़म और हुकूमत ने ऐलान किया था कि जलसा नहीं रोकेंगे, ठीक है, लेकिन जो कुर्सियां देगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो वो वाली आपकी पॉलिसी है कि ताकतवर के आगे जो है वो बस नहीं चल रहा है और कमजोर लोगों को आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, तो जरा ये तो उनको मुनासिब पॉलिसी नहीं लग रही। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ आशा, सीधी सी बात यह है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ का और कलामिटी जो एक्ट है 1958 का वो इस वक्त नाफिज लागू हैं और NCOC की और ऑनरेबल कोर्ट्स की इकदामात हैं कि लोगों ने उस SOPs को फॉलो करना है। पहले जो एकेडमिक्स हैं जिसके अंदर स्कूल कॉलेज और हम और आप सब जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं या फॉलो करते हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सब उस चीज़ को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है कि आपने बाज़ारों के अंदर या मस्जिद में नमाजियों के यहाँ कहाँ पे आपने उस तरह SOPs को फॉलो करना है। जलसे की इजाज़त बिल्कुल है, क्योंकि वैसे तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, कमिश्नर हैं या रिलीफ कमिश्नर हैं, उनके पास ये तमाम अगर उनकी पूरी उसमें वायलेशन और उसके अंदर जो है वो कलामिटी एक्ट में सारी की सारी SOPs और उसके बाद रिलीफ और फिर पनिशमेंट सब शामिल हैं। उसके लिए किसी के लिए स्पेशल फोन तो होता नहीं है कि फलाना अबव द लॉ या फलाना गरीब है, ऐसा नहीं होता। मैं जानना आपसे चाह रही हूँ ज़रताज साहिबा कि ये हिकमत अमली है क्या? आप लोग कह रहे हैं नहीं रोकेंगे, नीचे आप पकड़ धकड़ करना शुरू हो गए हैं, ऊपर वालों को आप रोक नहीं रहे हैं। आप एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान की बात किया करते थे। देखिए शायद सारी बात है, अभी तो ये शुरुआत है जलसे की, जिसके साथ साथ जो रिलेटेड चीजें अभी तो उनके ऊपर, अभी जलसा हुआ तो नहीं है ना। अब जलसे में जब SOPs को नहीं फॉलो किया जाएगा तो ये फिर वहाँ की पंजाब की गवर्नमेंट देखेगी। मैं तो पहले से कोई असेसमेंट नहीं कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ एक अपील कर सकती हूँ वॉलंटियरली कि खुदा का वास्ता अपोजिशन सियासत के लिए टाइम पड़ा हुआ है, वक्त पड़ा हुआ है, जलसे जुलूसों के लिए वक्त पड़ा हुआ है। पेंडेमिक की कोरोना वायरस की सेकंड वेव बहुत खतरनाक है, डबल डिजिट्स में अमवात हो रही हैं, लोग वेंटिलेटर पे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा। मशवरा जो ज़रताज साहिबा दे रही थी कि सियासत तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त पैंडेमिक की जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा खराब है और हुकूमत जो है वो कुछ भी जो है वो करने के लिए तैयार है रोकने के लिए, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहरहाल अभी भी समझ से बाहर है कि रोकना नहीं है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जो वहां पर कुर्सियां लगा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की एक पॉलिसी जो है वो हुकूमत की तरफ से सामने। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत बात हो रही है जी, कोरोना की बात तो होती रहती थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन के ऊपर बात हो रही है। 3 किस्म की वैलिड वैक्सीन और इसके अलावा और बहुत सारी वैक्सीन मार्केट में मौजूद हैं, कितनी सही हैं, कितनी ऑथेंटिसिटी है उनकी और कितना काम कर रही हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद मौजूद होंगे और पाकिस्तान में क्या इसका स्कोप है, कब तक आ जाएगी और कब तक अवेलेबल होगी, इस पर हमें बात करनी है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के हमले शिद्दत अख्तियार किए हुए हैं। तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद भी कोरोना का खौफ कम नहीं हो सका है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद तकरीबन 7 करोड़ तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी मर्ज से 15,65,000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं।
पाकिस्तान में भी कोरोना की दूसरी लहर अब काबू से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। एनसीओसी के सरबराह वफाकी वजीर असद उमर ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना की हिफाजती तदाबीर पर पहले की तरह अमल दरामद नजर नहीं आ रहा, लिहाजा एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार की तो शायद हफ्ते बाद खदशा है कि मजीद बंदिशें लगाना पड़ जाएंगी। गुज़श्ता 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना वायरस के बाइस मजीद 60 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2963 नए केसेस सामने आए हैं। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में दाखिल मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जो कि यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल का पेशखैमा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ मुतादिद ममालिक कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। बरतानिया में बाकायदा वैक्सीनेशन का आगाज 90 साला बरतानवी खातून को इंजेक्शन लगाकर हुआ है, मगर इस वैक्सीन की फराहमी से मुतालिक कई अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। कोरोना वैक्सीन कब, कैसे और किस कीमत पर मिलेगी? बरतानिया में अवाम को वैक्सीन देने का आगाज हो चुका है। चीन और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन हैं वो आखिरी आजमाइशी मरहले में हैं। कम से कम कीमत 4, ज्यादा से ज्यादा $60 कोरोना वैक्सीन की फराहमी सबसे ज्यादा मेडिकल शोबे की वाबस्ता अफराद को दी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है जी कि अब तक बरतानिया दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया जिसने कोरोना से बचाव के लिए एक वैक्सीन की बाकायदा तौर पर अप्रूवल दे दी है। बेशतर मगरबी ममालिक में वैक्सीन की फराहमी के लिए इंतजामी अमूर पर ध्यान दिया जा रहा है। कई ममालिक इस बहुत बड़े इंतजामी चैलेंज से निपटने के लिए तरीकाकार को जो है वो फाइनलाइज कर रहे हैं। बेशतर ममालिक तवक्को ये कर रहे हैं कि इसी महीने के आखिर या जनवरी के शुरू तक वैक्सीन की फराहमी जो है वो शुरू हो जाएगी। जर्मन दवासाज कंपनी बायोएनटेक और अमरीकी इदारे फाइजर की वैक्सीन अब तक सबसे आगे हैं। दोनों जानिब वैक्सीन से मुतालिक मुहिम चलाने वाले इदारों के तहत पीपल्स वैक्सीन अलायंस ने यह खबरदार किया है कि अमीर ममालिक वैक्सीन को जखीरा कर रहे हैं और गरीब ममालिक की आवाम काफी अरसे तक इससे मुस्तफीद नहीं हो पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस सब में पाकिस्तान कहां पर खड़ा हुआ है? पाकिस्तान कोरोना की वैक्सीन हासिल करने में पॉलिसी क्या रखता है? हुकूमत इस हवाले से क्या प्लानिंग कर रही है? वैक्सीन कहां से खरीदी जाएगी, कैसे खरीदी जाएगी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये वैक्सीन पाकिस्तान में दस्तयाब कब तक होगी? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो वैक्सीन के हवाले से वो ये कि ये वैक्सीन जो है अगर एक बार लग जाएगी एक शख्स को तो कितनी मुद्दत के लिए होगी, या फिर उम्र भर के लिए होगी, या फिर इसको रिपीट करना पड़ेगा? ये वैक्सीन जो है या मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। कोई RNA वैक्सीन है, कोई DNA वैक्सीन है, कोई प्रोटीन के ऊपर बेस्ड है, कोई वायरस को कमजोर करके बनाई गई है। एक जो वैक्सीन है जो कैंसिनो बायो की जो चाइनीज कंपनी की है, उन्होंने कोल्ड वायरस को लेके लिया है और उसको मॉडिफाई किया है और उससे वैक्सीन बनाई है। तो इनकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं और अलग अलग इनके फिर आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। लेकिन तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वैक्सीन तक रसाई के जो दरवाजे हैं किस चीज पर मुनहसर होंगे? मुल्क की पॉलिसी या जेब में कितनी रकम मौजूद है, इस पर बेस करेंगे? दोनों चीजों पे मुनहसर होगा, क्योंकि अगर आपको आपके मुल्क को वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी बाहर से, ठीक है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई $150 मिलियन के $15 करोड़ अभी मुख्तस किए हैं और शायद कुछ और भी पैसे ये हम इसके लिए अलग कर रहे हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो WHO के तहत है जो कि कोवैक्स नाम है उसका, और गावी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का कंसोर्शियम है, उसके तहत एक कमिटमेंट उन लोगों ने की है इस ऑर्गेनाइजेशन ने कि 20% पॉपुलेशन जो है यानी कि आपके 4-4.5 करोड़ अफराद के लिए। डॉक्टर साहब, अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें पाकिस्तान के हवाले से, तो गुज़श्ता हफ्ते ऐलान तो हुकूमत ने कर दिया था कि वैक्सीन का जो हसूल का अमल है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, लेकिन ये नहीं बताया था कि किस कंपनी से हासिल की जाएगी। तो क्या कोई इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान जो है वो किसी कंपनी के साथ हाथ मिला चुकी है या कोई जॉइंट वेंचर होने जा रहा है? किस तरह से होगा ये? जी, एक तो ये जो चाइनीज कंपनीज है जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहे हैं, इनसे तो पहले से अरेंजमेंट है कि जब वो वैक्सीन कमर्शलाइज करेंगे तो हमें मुनासिब दाम में ये वैक्सीन देंगे और ये जो है तरजीही बुनियाद पर पाकिस्तान को मिलेगी। तो ये तो कैंसिनो बायो के साथ ये अरेंजमेंट ऑलरेडी हुआ हुआ है और सीनो फार्म जो दूसरी कंपनी है उसके साथ भी ये अरेंजमेंट हुआ हुआ है। अच्छा। लेकिन बाहर की जो कंपनी है जैसे एस्ट्राजेनेका है, जो चाइना के अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं, उनके साथ नेगोशिएट वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अभी इन्होंने ये कमेटी है जो इसको लुक आफ्टर कर रही है,
کہ کہاں سے لی جائے اور کتنی لی جائے، لیکن ابھی تک یہ بات پبلک... اچھا یہ بھی انفارمیشن ہے ڈاکٹر صاحب کہ $150 ملین مختص کیے گئے ہیں ویکسین کی خریداری کے لیے، تو نیشنلی ہم کتنی خرید پائیں گے؟ میرا اندازہ ہے کہ ایک ویکسین کی قیمت کوئی $5 کے لگ بھگ ہوگی، $5 یا $6۔ اچھا تو $150 ملین کا مطلب ہے کہ تقریباً 3 کروڑ افراد کے لیے ویکسین یہ مل سکے گی، اور کو ویکس جو ہے جو دوسری آرگنائزیشن کا ذکر کیا وہ تقریباً 4-4.5 کروڑ افراد کی اس طرف سے بھی اگر وہ مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ جو ممالک اس کو نہیں خرید سکتے، پیپلز ویکسین الائنس نے اس طرح کی ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ پھر اس کو خود بنانے کی کوشش کریں۔ پاکستان اس شعبے میں صلاحیت رکھتا ہے، کیا ہم خود بنا سکتے ہیں ویکسین؟ پاکستان اس شعبے میں ابھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پاکستان میں تو جو دوسری ویکسینز ہیں، جو سمپلر ہیومن ویکسینز ہیں، وہ بھی نہیں بنتی، صرف ہم اینیمل ویکسینز کچھ بناتے رہے ہیں، اور ہم نے اس سلسلے میں بالکل نظر انداز کیا ہے پچھلے 50 سال میں کہ ہم اپنی کیپیبلٹی ڈیولپ کرتے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، اگر ہمیں ویکسین جو ہے وہ خریدنی ہی پڑے گی، اگر ہمیں ویکسین چاہیے ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔